नमस्कार, मैं हूं गिरीश गेरोला और आप देख रहे हैं मेरू रहबार। उत्तराखंड में भले ही बीजेपी और कांग्रेस बारी बारी से सत्ता का स्वाद लेती रही हो, लेकिन उत्तराखंड की यमुनोत्री विधानसभा का रुझान इससे कुछ हट कर रहा है। यमुनोत्री विधानसभा ने हमेशा ही निर्दलीयों के प्रति अपना प्रेम जताया। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन पिछले दफे कांग्रेस से बीजेपी में आयात किए गए प्रत्याशी की वजह पहली बार जीत का श्रेय बीजेपी को भले ही मिला हो, लेकिन इस बार भी निर्दलीय प्रत्याशी सत्ता के दावेदारों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं और सिर्फ विधायक बनने की बात ही नहीं चल रही है, बल्कि मिलीजुली सरकार बनने की स्थिति में मंत्री बनने का दावा भी पेश किया जा रहा है। क्या वजह है कि यमुनोत्री विधानसभा के लोग बीजेपी और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दलों को छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी के प्रति अपना प्रेम जताते हैं? एक नजर डाल देते हैं कि वजह क्या है, यमुनोत्री का रुझान बदला हुआ क्यों होता है। कि दीपक बिजलवान यमुनोत्री का विधायक होने पर पहला कार्य यही रहेगा कि यमुनोत्री विधानसभा ही नहीं, जनपद उत्तरकाशी को पूरी तरह से पर्यटक की हब बनाया जाए। और मैं तो बात से हैं। जी हाँ। कौन कौन उठे हुए कैंडिडेट इस विधानसभा में? कैंडिडेट तो गुरुजी एक तो ये हैं बिजलवान जी हैं, और सुनने में आया है कि ये भी क्या नाम है इनका, ये वो भी बरकोट पुरोला का संजय डोभाल जी भी हैं। अच्छा जी। तो किसकी चल रही हवा? हवा अभी तो मतलब देखो जी, ये भी गांव में आदमी ये भी ठीक ही है जो बिजलवान जी हैं। विधानसभा जो है केदार सिंह रावत भी है बीजेपी और दीपक बिजलवान भी है। इस समय तो जो मनी आंकलन देख रहे हैं, संजय डोभाल समय आगे चल रहे हैं। पहाड़ का व्यक्ति यदि दिल्ली मुंबई 5-7 हज़ार रुपये का रोजगार के लिए जा रहा है तो ये हमारी फेलियर है, ये यहाँ के जनप्रतिनिधियों की फेलियर है, वो चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है। यदि अपने क्षेत्र से लगाव बढ़ाना है तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि भैया आपको इनके लिए रोजगार स्पोर्ट पे कराने होंगे। विधानसभा में कैंडिडेट बहुत सारे हैं। दीपक बिजलवान जी हैं, माननीय केदार सिंह रावत जी हैं, और उधर से क्या बोलते हैं संजय डोभाल जी हैं। तो किसका ठीक चल रहा है? लोगों पब्लिक क्या कर रही है? तो अभी तो कुछ नहीं है। लोगों में क्या चल रहा है? किस में टक्कर चल रही है? फिलहाल तो अभी दीपक बिजलवान जी हैं। अच्छा, वजह क्या है? वजह तो हर गांव में उनका अपना वो है वर्चस्व। मैं सरकारी तंत्रों में दिक्कतें हैं, सरकारी तंत्रों में इतनी दिक्कतें हैं कि अगर 1 लाख रुपए का लोन लेना है तो बैंक उसको परेशान कर रहा है, और बैंक इतना परेशान कर रहा है कि वो 1 लाख रुपए के लोन में उसके 20-25 हज़ार रुपये खर्च हो जा रहे हैं, तब भी लोन नहीं हो रहा है। अगर हम कहेंगे कि ग्राम प्रधान ठीक कर दे बैंक वाले को, तो नहीं हो सकता है। बीजेपी वाला कुछ है? ये जो पहले के बाद मैं तो अच्छा। और सर तो कैसे बोलना लोग वोट देना है? अब जाना था, हम तो रख दिया महाराज, रख देना। रख दिया अभी वही सब जुटे छोड़। आज राम मंदिर का निर्माण, जैसे पूरे हिंदुस्तान उसमें सहयोग में खड़ा है, और आज हम कहते हैं धारा 370 हटी है। तो अगर आज कोई जोगत में जाके इन बातों को बोल रहा है या बिस्टपट्टी में जाकर इन बातों को बोल रहे, तो वो तो बोलेंगे ना भाई कि विधायक जी वो निधि का क्या रहा, वो विधायक निधि का क्या रहा साहब। ठीक है, राम मंदिर है, उसमें चंदा हमने भी दिया है, यह चीज़ है। तो हमारा मोटिव क्या है, हमने वोट हमने क्यों डाला है, वो पब्लिक को पता है, इसीलिए काम तमाम हो रहा है। लगातार कार्य कर रहे हैं। और देखो साहब, ऐसा होता है कि काम की होती है पूजा। राष्ट्रीय पार्टियों का जो ये अफवाह है कि हमारे पास कार्डर है, 5,000 हैं, 5,000 स्टार्ट करेंगे, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। मैं समझता हूँ काम के ही बलबूते पर आदमी आगे बढ़ता है, और निश्चित तौर से दीपक भाई ने 2 साल का कार्यकाल बेहतर रहा है। अगर कार्डर की बात करें तो हमारे 40,000 जो माता बहनें थी, उन्होंने रक्षाबंधन के त्यौहार पर दीपक बिजलवान जी को राखी बांधी है। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा कार्डर नहीं है। कैंडिडेट मतलब 3 प्रत्याशी उठ रहे हैं फिलहाल। कौन है? संजय डोभाल और दीपक बिजलवान जी होंगे और केदार सिंह रावत जी। हाँ। तो अभी 3 कैंडिडेट हैं। हाँ। किसका जोर है? हमारा दीपक बिजलवान का जोर है। हम निर्दलीय हैं। किस वजह से? क्योंकि दीपक बिजलवान बहुत अच्छा काम करता है। क्या काम अच्छा किया? ये कि हॉस्पिटलों में हर जगह उन्होंने मदद की है, जैसे कोविड के टाइम पर उन्होंने बहुत मदद की है। और प्लस ये भी है कि हर जगह हर ग्राम सभा में उन्होंने काम दिया है।
इससे लोग जनता उसी से खुश अगर वो पार्टी में जाएंगे तब भी वोट देंगे या खाली निर्दल रहेंगे तब वोट है। अगर वो जहाँ मर्जी वहाँ जाए, हम उन्हीं के साथ हैं। जो भी आपके पास आता है आप उसकी मदद कर रहे हैं, जो भी आ रहा है आपको कहीं ना कहीं से उसको कुछ ना कुछ उसकी जो समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। लोग चर्चा ही कर रहे हैं कि इतना हो कैसे रहा है। मैं एक बात बताऊं आपको कि दिल होना चाहिए साहब। यदि दिल बड़ा है तो सब चीज़ों के रास्ते बड़े आसानी से निकल जाते हैं। मेरे गांव का गरीब मुझसे ना फैक्ट्री मांगता है, ना गाड़ी मांगता है, ना बहुत बड़ा मकान मांगता है। बहुत छोटी समस्याएं हैं। दरअसल ये सुनना ही नहीं चाहते उनकी समस्याओं को, ये उन तक समझना ही नहीं चाहते हैं। उनकी कमियों, उस बेचारे किस कमी के अभाव में आ रहे हैं ये जानना ही नहीं चाहते। जरा जानिए ना, तुम भी कर सकते थे। लेकिन जब अपना होटल बनाने में व्यस्त हैं, अपने लिए ही सब कुछ संसाधन जुटाने में व्यस्त हैं और इनको सिर्फ काल रात्रि में मिलने की तैयारी करते हो, तो भेंती नहीं बनेगी तो क्या बनेगी। इस बार इनकी नमती बजने वाली है और बढ़िया नमती बजने वाली है। मेरे यमुनोत्री का गरीब, मेरे यमुनोत्री का युवा, मेरी माँ, मेरी बहन पूरी तरह से तैयारी में है कि दीपक का निशान क्या है, हम बटन दबाने आ रहे हैं और ये तय है। और क्या चाहूँ है, अभी तो कुछ ऐसा है नहीं। तो इधर बिजलवाड़ जी काफ़ी कुछ जो है अच्छा वो चल रहे हैं। बिजवाड़ी किस पार्टी से? वो तो अभी निर्दलीय है, पार्टी वार्टी तो अब देखेंगे बाद में। अच्छा अच्छा, अगर उनका तो निर्दलीय जीत जाएंगे या पार्टी में आगे जीतेंगे? देखो उन्होंने बहुत काम कर रखा है, जीतना तो चलिए। हाँ अच्छा, बार बदलाव भी होना चाहिए ना। हाँ हाँ, बस यही चाह रहे हैं। बीजेपी ने कुछ नहीं किया। अब किया तो क्या किया, 2002 से चुनाव चल ही रहे हैं, तो कौन क्या करता है। मतलब कैंडिडेट से नाराजी है या सरकार से नाराजी किसी से नाराजगी नहीं है। थोड़ा उभरता हुआ नेता बीच में आ रहा है तो अच्छी आपको बात है। युवा लौंडा है, उम्मीद है कि कुछ उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। उत्तराखंड की यमुनोत्री विधानसभा में इस वक्त हम इस पुल पर खड़े हैं। देवी सौड़ का पुल है और टिहरी झील ने काफ़ी लंबे समय तक इस गंगा पार के लोगों को प्रभावित किया है। आज मेले में तमाम तरह के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि चिन्याली सौड़ बॉर्डर पर है और यहाँ से लगा हुआ धनोल्टी विधानसभा भी यहाँ पर है और धनोल्टी और यमुनोत्री दोनों के जो मतदाता हैं वो इस विधानसभा में आएंगे और हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। धरातल पर, ग्राउंड जीरो पर जाने की कोशिश करेंगे कि लोगों के मन में क्या है और किस कैंडिडेट को कितना मत वो देने वाले हैं। कल्याणी से विधानसभा चुनाव में कौन कौन लोग खड़े हैं इस वक्त? हाँ, यमुनोत्री में। यमुनोत्री में बहुत लोग हैं। कौन कौन है? केदार सिंह भी है, फिर बिजलवाड़ भी है, तो डुबवाल भी है। क्या कह रही जनता? किसको कुछ पता ही नहीं चला किसको। लोग क्या रूमर उड़ा रहे हैं? किसने काम किया है, किसको जीतना चाहिए? काम तो जिलाध्यक्ष ने अच्छा कर रखा है। जिलाध्यक्ष मतलब दीपक बिजलवाड़ ने दीपक बिजलवाड़। गाँव में अच्छा हर कोई चीज पहुँचा, ठीक है। नहीं, टिकट वो तो निर्दलीय है, वो तो टिकट तुमने खाया नहीं। संजय डोभाल की बात कर रहे हैं। संजय डोभाल। अच्छा अच्छा, मतलब दीपक बिजलवाड़ निर्दलीय। अच्छा अच्छा अच्छा, आप संजय डोभाल को अगर टिकट मिलता तो संजय डोभाल, अगर टिकट नहीं मिलता तो देखते फिर वोट देना ही। संजय जी का अच्छा काम। 5 साल उनका जो में हारे थे, हाँ 70 के बाद जमीन में जुड़े रहेंगे पब्लिक से। उनसे सबसे मतलब प्यार इसमें सबके साथ रहा है। ठीक है। नागरिक से अभी कौन कौन से कैंडिडेट उठे हुए हैं चुनाव में विधानसभा में? पता ही नहीं है कौन से उठे। पार्टी वाइज कौन ठीक कर रही है, कुछ पता है? कुछ पता नहीं है। मतलब अभी कोई आया नहीं आपके पास मिलने नहीं आया? हमारे यहाँ से तो कोई नहीं होता। मतलब आपके यहाँ से नहीं, पूरी विधानसभा है? हमारे यहाँ आए ही नहीं अभी। अच्छा, कोई आया नहीं। कौन सा गाँव बताया आप? नागरिक छोटी। नहीं, ये तो पता होगा खड़े कौन हो रहा था। संजय डोभाल। हाँ हाँ। तो लोग क्या कह रहे हैं कि किसने ठीक किया है, कौन कर सकता है विकास? इसके बारे में कोई फिक्स नहीं। अच्छा, किस गाँव से आप? मैं टिपरी गाँव से। अच्छा, तो इस विधानसभा में किसका जोर चल रहा है? विधानसभा में अभी दीपक बिजलवाड़ का जोर चल रहा है, क्योंकि अभी सभी गाँव में सभी का ये सुन रहे हैं, बच्चों के भी सुन रहे हैं, बड़ों के भी सुन रहे हैं। वजह क्या है? वजह अभी ये है कि मतलब सभी जगह भी विकास कर रहे हैं। प्रथम है दीपक बिजलवाड़। अच्छा, तो हमें उम्मीद है कि वो आगे आए, हाँ जनता उनकी सपोर्ट करे। अच्छा अच्छा। सपोर्ट से उन्हें टक्कर में कौन है? टक्कर में तो अभी कोई नहीं है। अच्छा, वही अकेले है अभी। कुमराट बेटन जी, अब रे चुनाव में कुछ उठे हैं? मैं पता नहीं कोई आए नहीं आप वहाँ पे? ना आए। अच्छा अच्छा, तन को कैंडिडेट ठीक है। हाँ जी। कैसे तू कैंडिडेट काम करी कर? ना क्या नहीं कर? नहीं। गई थी, उन्होंने साथ दिया। क्या घटना घटी थी? हमारे मकान के ऊपर पेड़ गिर गया था, उन्होंने थोड़ा सा रियायत हमारे ऊपर किया है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग।
किसने किया किसने? दीपक विद्वान क्या काम किया? थोड़ा बहुत जो कर रहे हैं, थोड़ा बहुत दिख रहा है। उत्तराखंड की धार्मिक यात्रा जहां से शुरू होती है, उस देवभूमि का नाम है यमुनोत्री। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए एक बार फिर से यमुनोत्री तैयार दिखाई दे रही है। मतदाताओं के लिहाज से यमुनोत्री विधानसभा कई पॉकेट्स में बंटी हुई है, जिसमें चिन्याली, ब्रह्मखाल, तिचली, गमरी, बंचौरा, बिष्ट, पट्टी, बड़कोट पीठ प्रमुख है। मोटे तौर पर विधानसभा गंगा और यमुना 2 घाटियों में बंटी हुई है, जिसमें 65% योगदान गंगा घाटी का जबकि 35% योगदान यमुना घाटी का रहा है। अभी तक के चुनाव में हमेशा कम मतदाता होने के बाद भी यमुना घाटी का बोलबाला रहा है और टिकट का बंटवारा भी इसी तर्ज पर होता रहा है। पिछले चुनाव में गंगा घाटी में कांग्रेस के पक्ष में वोट नहीं पड़ने की वजह से कांग्रेस के हाथों सीट जाती रही। हालांकि बीजेपी की झोली में भी जीत सिर्फ इसलिए गई कि पहले से ही जीत का समीकरण बनाने और बिगाड़ने वाले निर्दलीय प्रत्याशी ने अपनी विधानसभा ही बदल ली और बीजेपी ने कांग्रेस से केदार सिंह रावत को आयात कर प्रत्याशी बनाकर पेश कर दिया और पहली बार यमुनोत्री से बीजेपी के खाते में जीत का अंक दर्ज हुआ। इस बार सभी प्रमुख दावेदारों ने गंगा घाटी की चिन्याली को अपना केंद्र बनाया है और प्रचार सिर्फ 1 महीने का नहीं बल्कि पिछले 2 वर्षों से जबरदस्त मेहनत चल रही है। यमुनोत्री ने कभी भी नेशनल पार्टी की तरफ अपना रुझान नहीं दिखाया। इस बार भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवान मैदान में अंगद की पैर की तरह खड़े हैं। बीजेपी और कांग्रेस में प्रत्याशी बदलने की अफवाह के बीच निर्दलीय प्रत्याशी दीपक रक्षा सूत्र बांधने वाली अपनी 40,000 बहनों के भरोसे न सिर्फ विधानसभा में जीत के प्रति आश्वस्त है बल्कि प्रदेश में मिली-जुली सरकार बनने की दशा में मंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा उनके समर्थक मतदाताओं के बीच जाकर भरोसा भी दिला रहे हैं। मतदाताओं का कहना है कि पिछले 2 वर्षों से वे अपनी छोटी बड़ी दिक्कतों के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष के पास जा रहे हैं और उनकी समस्या का हर संभव निदान हो रहा है। यही वजह है कि इस वक्त जिले की छोटी सरकार में बैठे जिला पंचायत अध्यक्ष प्रदेश की बड़ी सरकार में अपनी भूमिका निभाने को मचल रहे हैं। दीपक कहते हैं कि सिस्टम पुराना और अंग्रेजों के जमाने का है, जिसमें आम आदमी की समस्या समाधान के लिए इतना अधिक समय बर्बाद होता है कि एक और नई समस्या पैदा हो जाती है। विधानसभा चुनाव में यमुनोत्री से दावेदार दीपक बिजलवान से मेरू रेबा ने बातचीत की कि दीपक उत्तराखंड की 4 धाम जहां से शुरू होती है वो यमुनोत्री धाम, और यमुनोत्री धाम के हॉट स्पॉट बने चिन्याली स्पॉट में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ हैं दीपक बिजलवान जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और इस बार प्रमुख रूप से दावेदारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए। दीपक जी, स्वागत है आपका मेरू रेबार में। नमस्कार, मेरू रेबा के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले कहेंगे कि काफ़ी तेज दौड़ लग रही है, काफ़ी सामान है, वजन भी काफ़ी है, सामने समुद्र है, तैयारी किस तरह से? मेरा ये मानना है कि जीवन एक दौड़ है और जो अपनी दौड़ को अनुशासित तौर पर दौड़ता है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। वो किसी भी दशा में या किसी भी दिशा की ओर जारी हो, उसमें अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। और वर्तमान में यमुनोत्री विधानसभा की जो बात है, मेरा सौभाग्य है कि जनपद उत्तरकाशी का मुझे प्रथम नागरिक होने का जो दायित्व तो जनता जनार्दन के द्वारा दिया गया है, उसी जनपद में मेरे ही इस विधानसभा यमुनोत्री में मुझे इस बार विधानसभा में प्रतिभाग करना जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। और वर्तमान स्थितियां जो कि सबके सामने हैं, यमुनोत्री की जो हमारी परिस्थितियां हैं, चाहे किसी भी घाटी को लेकर आप चलें, तो उन परिस्थितियों से मेरा एक अपना नाता है और अपना एक रिश्ता, अपना एक लगाव है। और जिद कर बैठे हैं विधायक बनना जिद लग रहा है? ये जिद ही कहो आप कि मुझे जिद इस बात की है कि मेरे विधानसभा का गरीब अपने आप को उपेक्षित समझ रहा है, मेरे विधानसभा का युवा अपने आप को उपेक्षित समझता है। विकास कार्यों से लेकर रोजगार के लेकर या तमाम उनके जिन ऊर्जावान तरीकों से उनको आगे जाना चाहिए था, उन सब तरीकों में वो अपने आप को उपेक्षित समझ रहे हैं। और ये मेरी जिद है कि मैं इन सब जो कि यहाँ के आम आवाम की मांग है, उसकी मेरी जिद है कि उस जिद को मुझे विधानसभा पहुँचाना है और पटल में एक कार्य के रूप में उसे आगे लाना है। आपके जो कार्यकर्ता हैं, भले आप कह रहे हैं कि विधायक बनने की जिद है, लेकिन कार्यकर्ता कहते हैं कि हम तो मुख्यमंत्री चुन रहे हैं, वो तो बहुत आगे जाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। ये समझना चाह रहे हैं कि जिला पंचायत सदस्य से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, और एक मैं यही कह रहा था ना, लंबी दौड़ है, वजन ज़्यादा है, समुद्र भी है, तैरने की किस तरह से तैयारी? मेरा ये मानना है
कि मुझे अपने वर्तमान पर फोकस करना चाहिए और मेरा वर्तमान मुझे जो आदेश करता है मैं उसी ओर अपना काम करता हूँ। भविष्य में क्या होना है ये भविष्य की रणनीतियाँ ईश्वर पर और जनता पे छोड़ दी जानी चाहिए। अगर उत्तराखंड में सभी 70 विधानसभाओं की बात करें तो कभी कहते हैं लहर है, कभी कुछ बातें की जाती है, लेकिन यूपीडी उत्तराखंड में यूपीडी ने जो बात जो रखी है यमुनोत्री विधानसभा खासतौर से, तो यहाँ का जो मोटिवेशन होता है वो अलग तरह से मतदाताओं का है। क्या ये वजह है कि आप निर्दलीय के तौर पर मैदान में हैं? यमुनोत्री विधानसभा का जो मिजाज है वो व्यक्तिगत तौर पे यहाँ पर व्यक्ति विशेष की तरफ रहता है और ये मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं जब विधानसभा यमुनोत्री के भौगोलिक पृष्ठभूमियों को मैंने देखा है तो मैंने देखा है कि यहाँ का आवाम ये चाहता है कि हमारी मूलभूत समस्याओं को जो व्यक्ति आसानी से उठा सके और आसानी से सुन सके और सुलभता से हमारे कार्यों को कर सके, ऐसे व्यक्ति के साथ जाना यहाँ के लोगों का एक मैंने व्यक्तिगत तौर पर देखा है। क्योंकि मेरी विचारधारा बिल्कुल इसी तरह की विचारधारा है कि जैसी यमुनोत्री विधानसभा की विचारधारा है। आपने पूर्व में कई रिजल्ट यहाँ देखे हैं। यमुनोत्री विधानसभा ने निर्णायक तौर पर निर्दलीय के रूप में भी यहाँ पर विधायक भेजे हैं और आज भी मैं देखता हूँ कि चाहे आपका दसकी वाला क्षेत्र हो, चाहे आपका वेस्ट पट्टी का क्षेत्र हो, चाहे आपका दिचली का क्षेत्र हो, गमरी का क्षेत्र हो, भंडारशिव का हो, अपना नगर पालिका हो या अपने तमाम बड़कोट की तरफ है क्षेत्र हैं, मैंने जो देखा है इसमें है इस बात को लेकर कि भैया जो आदमी हमारी बात को आसानी से सुन सके, जिसके पास हम जाने में हमें कोई दिक्कत ना हो, जिसको लेकर हमारे मन में कोई संशय ना हो, जो हमारे कार्यों को निकट भविष्य में आसानी से अंजाम दे सके और हमारे सुख दुख में जो खड़ा रहे, ऐसे व्यक्ति के साथ जाना हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। और ये मैंने देखा भी है आज की परिस्थितियों में जो हमारा जनाधार बढ़ रहा है। आज मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि लोग कुछ भी कहें कि वो कैडर उस पार्टी का वो कैडर, मैं भी आपको बताना चाहता हूँ वर्तमान में यमुनोत्री विधानसभा में मैं कह सकता हूँ मेरे साथ मेरी बहनें, मेरी माताएँ, मेरे सुरक्षा कवच के तौर पर मेरे युवा साथी और मेरी माता बहनों के द्वारा मुझे जो सुरक्षा कवच दिया गया है वो कई पार्टियों की नींद उड़ाया हुआ है और आने वाले जब नतीजे होंगे तो ये सब देखने को भी मिलेगा। राष्ट्रीय दलों की बात अगर हम करें तो दोनों राष्ट्रीय दलों में टिकटों को लेकर अफवाह है। हालांकि हम स्पष्ट रूप से भी नहीं कह सकते, लेकिन ये चल रहा है कि टिकट होगा नहीं होगा, कौन आएगा कौन जाएगा, इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? तो राष्ट्रीय पार्टियां आप उनका एक बड़ा संघर्ष है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय पार्टियां कोई एक दिन में बनी हैं और राष्ट्रीय पार्टियां अपने नेता अपने विधानसभा में अपना नेता चुनते हैं और मैं ये मानता हूं कि नेता चुनने की प्रक्रिया उनकी चल रही है और राष्ट्रीय पार्टियां भी कभी भी मैंने व्यक्तिगत तौर पर देखा है कि जो कैंडिडेट हार रहा हो उस पर दाव नहीं खेलती है और निकट भविष्य में राष्ट्रीय पार्टियों के निर्णय भी पब्लिक के बीच में होंगे। अच्छा, जो विरोधी हैं, जो आपके विपक्ष के लोग हैं, वो बार बार सवाल उठाते हैं कि अब तक जो आपका फंडा चल रहा था यमुनोत्री में, जिस तरह से जो आपकी जो एक इमेज बनी हुई थी जिस तरह से, वो आप काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि डीपीसी मेंबर नहीं आ पाए हैं, इस तरह का वो है, क्या कहेंगे उन लोगों को? नहीं, ये गलत है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जिला नियोजन समिति में अध्यक्ष जिला पंचायत जिला नियोजन समिति का वाइस चेयरमैन होता है और उसके चेयरमैन माननीय प्रभारी मंत्री होंगे और मैं सरकार का धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने जिला नियोजन समिति के चुनाव करवाए हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ज़िला नियोजन समिति का होना बहुत आवश्यक भी है और नियोजन का जो प्रकार है वो किस तरह से हमारा विभागीय वार बने उसे बनाने का अधिकार हम लोगों को है और हम जनपद के लिए एक बेहतर नियोजन करने का काम करेंगे और उसमें हमारे जो निकट भविष्य में जो भी सरकार बनती है उस सरकार में जो हमारे प्रभारी मंत्री होंगे उनके साथ बैठकर एक बेहतर तालमेल के साथ हम लोग अपने जनपद के लिए हर गांव तक किस तरह से काम हो उसको लेकर हम आकार बनाएंगे। और नियोजन समिति का जो चुनाव है वो कोई बाहर वालों के साथ थोड़ी है, वो अपने जिला पंचायत सदस्य हैं, हमारे ही सदस्य जिला पंचायत नियोजन में बने हैं और इसका परिणाम विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा कि नियोजन समिति के साथ हमारा किस तरह का बर्ताव है, किस तरह का व्यवहार है, ये आने वाले निकट भविष्य में दिखेगा भी। राष्ट्रीय दलों की अगर बात करें तो ये कहा जाता है उनके साथ एक कैडर वोट होता है, उनका 5,000 6,000 से उनकी गणना शुरू होती है। आप अगर फिलहाल जो दिख रहा है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है, क्या माने मतलब जो रक्षा क्षेत्र की आपने बात करी वो आपका कैडर वोट बनेगा? आपने फिलहाल कहा है कि फिलहाल आप निर्दलीय के तौर पर हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैं जनता का प्रत्याशी हूँ और मैं इसके आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूँ मैं जनता का प्रत्याशी हूँ और जनता ने तय करना है कि दीपक बिजलवान को किस ओर जाना है।
क्योंकि जनता का प्रत्याशी मैं अपना टिकट ला रखा हूँ, क्योंकि मेरा टिकट जनता के पास है और जनता ने मुझे टिकट दे रखा है और विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और राष्ट्रीय पार्टियां, उनका एक सम्मान है, उनका एक लंबा संघर्ष है, आप मैंने पहले ही बताया। और रही कैडर की बात, तो मैंने कहा ना कि मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे युवा साथी, पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग मेरा कैडर हैं और वही मेरा सब कुछ है। और लोगों को किसी भी तरह से उसको समझें, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यमुनोत्री विधानसभा ने ये मन बना लिया है कि उनके आने वाले टाइम में जो विधायक होगा वो वही होगा जो उनके दुखों में ना सिर्फ जाता हो बल्कि उनके साथ उस क्षण तक खड़ा रहता है जब तक उस दुख का निवारण ना हो। ऐसे व्यक्ति के साथ यमुनोत्री विधानसभा जाने वाली है। आपने एक बड़ी बात कही है कि जहाँ राष्ट्रीय दल अभी आलाकमान पर टिके हुए हैं कि वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, आप टिकट लेके आए हो, जनता के बीच में है कि मैंने लड़ना ही लड़ना है एनी हाउ। लेकिन फिर भी क्योंकि राजनीति एक लंबी लड़ाई होती है, काफ़ी आगे तक आदमी को जाना होता है, अगर चूज करना पड़े तो बीजेपी या कांग्रेस की तरफ हो जाना है। नहीं, मैं कहा ना, मेरे लिए चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस है या अन्य दल हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ। और देखिए, जो हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रणाली में राष्ट्रीय पार्टियों के तौर पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का एक अपना योगदान है। वो लंबे समय से चाहे वो हो या अन्य चीज़ों में उनका अपना योगदान रहता है। अब राजनीतिक पार्टियां किस तरफ से क्या चीज़ देखती हैं उन पर डिपेंड करता है। मेरी चॉइस जनता है, जनता जो तय करेगी वही हो। हरीश रावत जी के ट्वीट्स के बाद तेज हो गई है, तो क्या उसका इम्पैक्ट यमुनोत्री विधानसभा में पड़ने वाला है? देखिए, हरीश रावत जी का ट्वीट इस समय आना ये कांग्रेस के लिए चिंताजनक बात है। और मेरा ये मानना है कि मेरा व्यक्तिगत एनालिसिस है कि इस समय कांग्रेस पार्टी को इस जो ये आंतरिक मसले हैं इसको सुलझाना चाहिए। और सभी नेताओं का वहाँ एक सम्मान है, क्योंकि मैं मानता हूँ चाहे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हो, उनका अपना एक बड़ा संघर्ष है, चाहे हमारे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी, उनका एक बड़ा संघर्ष है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, उनका एक बड़ा संघर्ष है, किशोर उपाध्याय जी और तमाम हमारे नेता, उनका एक बड़ा संघर्ष वहाँ पर है। भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे कई जगह आंतरिक कलह हैं, लेकिन वो कुछ पार्टियों में खुल के आ रहे हैं, कुछ पार्टियों में अभी दबी हैं। जैसे चुनाव आगे बढ़ेंगे इनके कलह आएंगे। लेकिन मेरा अपनी तरफ से कहना है कि यमुनोत्री विधानसभा हो या पुरोला विधानसभा या गंगोत्री विधानसभा, क्या इम्पैक्ट होगा, मुझे उम्मीद है कि बड़ी पार्टियां हैं, अच्छे अपने जो ये मसले होते हैं उन्हें आसानी से सुलझा भी लेते हैं। और ये कांग्रेस का विषय है, कांग्रेस इसको किस तरह से देखती है, कांग्रेस देखे। धनोटी यमुनोत्री से लगी विधानसभा है कि वहाँ टिकट को लेकर जो बंटवारा होगा टिकट का राष्ट्रीय दलों में, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से बात की जा रही है धनोटी में बीजेपी में भी इस तरह से बात चल रही है, टिकट मिलेगा प्रीतम वहाँ को नहीं मिलेगा, नहीं मिलता तो ऑप्शन नहीं रखा हुआ कि ये मैं आप हमारे बड़े भाई हैं और मैं राजनीतिक तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि मैं किसी और विधानसभा की ओर फोकस नहीं कर रहा हूँ। मेरा फोकस यमुनोत्री विधानसभा है। जैसे कि अर्जुन ने अपनी बाण को, अपने धनुष को इस तरह से केंद्रित किया होता है कि मछली की आंख कहाँ है, बस मेरा कोई उद्देश्य नहीं, मेरे को यमुनोत्री विधानसभा में फोकस है। और जनपद उत्तरकाशी का आवाम जानती है कि पूरी आवाम, चाहे पुरोला विधानसभा के लोग, चाहे गंगोत्री विधानसभा के लोग, जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं और जो मेरे दृष्टिकोण से चीज़ों को देखते हैं, वे सब लोग मेरे लिए यमुनोत्री में कार्य कर रहे हैं। और मैं यमुनोत्री पर फोकस होकर कह सकता हूँ कि मैं यहाँ अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के लिए आया हूँ और अपना काम करके दूंगा, और जनता उसको सराह भी रही है। और आने वाले दिनों में वो यमुनोत्री विधानसभा में देखने को भी मिलेगा। 44 इस वक्त हॉट बना हुआ है, तो जो पिछले जो लोग हारे हैं या जो जीते हैं उनके परिणाम है या सेंट्रल है या कहीं कहीं घुमाती है? नहीं, 46 शॉट आपको मैं बताना चाहता हूँ। मेरा एक जो मेरे एक विज़न रहेगा, 46 शॉट जो शहर है ये बड़ा सुंदर शहर है। कुछ चीज़ों का अभाव है, अगर उन्हें हम ठीक कर लेते हैं तो 46 शॉट पर्यटक की दृष्टि से, क्योंकि देहरादून से आने वाली दूरी भी यहाँ पर कम होती है और यहाँ पर जो लगे हुए गांव, जो बेरोजगारी के हमारे युवा साथी यहाँ से पलायन कर जाते हैं, उन सब के लिए यहीं पर ही बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि झील यहाँ सामने है। तो पर्यटक की दृष्टि से जिस तरह से टिहरी का विज़न हम देखते हैं, उसी तरह से मैं देखता हूँ 46 शॉट को पर्यटक की दृष्टि से हम बहुत बढ़ावा दे सकते हैं। हमें यहाँ कुछ चीज़ों को ठीक करना है और मेरा आने वाले निकट भविष्य में हमें यमुनोत्री विधानसभा जो कि पूरा समर्थन मुझे दे रही है, मेरी एक रणनीति रहेगी कि मैं 46 शॉट को किस तरह से पर्यटक की तरफ ले जाऊं और उस पर्यटक की तरफ जो यहाँ के युवाओं को रोज़गार से जुड़े। और ये मेरा 46 शॉट राजनीतिक तौर पर भी बहुत बड़ी समझ रखता है। और आपको मालूम भी है कि हम, चाहे वो बड़कोट से लगा हुआ क्षेत्र है
अपना, क्योंकि बड़कोट से लगे हुए क्षेत्र में भी हमारी जो हनुमान चट्टी, श्याना चट्टी, राना चट्टी और जो हमारी यात्रा पड़ाव है वो भी एक सुंदर तरीके से वहाँ पर पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त अवसर हैं। हम लोगों को इस तरफ से काम करना चाहिए। और राजनीतिक गलियारों में तमाम चीज़ें हर जगह आजकल हॉट हैं। आजकल हर घर की कहानी सिर्फ चुनाव हो रखी है और होना भी चाहिए। हमारे खुशनुमा लोकतंत्र की एक बहुत अच्छी प्रणाली है, इसको हमें मनाना भी चाहिए। जिस तरह से झील प्रभावित क्षेत्र रहा है, यहाँ पर लोगों को काफ़ी समस्याएं लोगों ने झेली हैं, तो लोगों को लगता है कि उनके नेतृत्व की कमी रही, ये वजह है या कुछ और वजह है? क्योंकि हम देख रहे हैं कभी अनुष्ठान हो रहे हैं, कभी घर बन रहे हैं, कभी ऑफिस हैं, आप भी कंसंट्रेशन लगभग यहाँ पर है, तो ये जो लोग नेतृत्वविहीन महसूस कर रहे थे, आप किस तरह का उनको विश्वास दिला रहे हैं, किन विश्वास दिला रहे हैं कि जो अब तक हुआ है, जो कमी रही वो अब नहीं होगी? जैसे कि आपने कई विद्यालयों का जिक्र भी किया है, मैंने चैनल के माध्यम से देखा है। उत्तराखंड को यदि हम एक सशक्त राज्य बनाना चाहते हैं तो उसके लिए विशेष फोकस हमारे जो स्कूल है, हमारे शिक्षा के मंदिर हैं, उनको कैसे ठीक किया जाए। अब सरकारें इस तरफ भी कंपटीशन बढ़ा रही हैं कि इसको कुछ देखिए आपने, या तमाम जगह सरकारों जिन सरकारों को अभी अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में दोबारा आई है या उन लोगों ने दोबारा वापसी की है तो स्कूल करके उन्होंने किया है, क्योंकि स्कूल के काम किए थे तभी आए हैं। हमको भी उत्तराखंड राज्य में ये चीज़ देखनी होगी कि हमारे पास स्कूल भी ठीक करने के बहुत ज़रूरी है और पर्यटन को भी बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य पर्यटन के लिए हमारे पास एक समृद्ध राज्य है। और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि उत्तराखंड राज्य को पर्यटन की दृष्टि से हम चाहे आमदनी के उसमें देखें, चाहे युवाओं के रोजगार को देखें, ये सब इसमें एडजस्ट किए जा सकते हैं, पर्यटन की ओर बढ़ाव करें। और मैं व्यक्तिगत जनता को आश्वस्त करता हूँ कि दीपक बिजलवान यमुनोत्री का विधायक होने पर पहला कार्य यही रहेगा कि यमुनोत्री विधानसभा ही नहीं, जनपद उत्तरकाशी को पूरी तरह से पर्यटक की हब बनाया जाए। और मैंने तो व्यक्तिगत तौर पर कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये सुंदर पहाड़ है। देखिए आप, उत्तराखंड राज्य क्यों मिला? उत्तराखंड राज्य पहाड़ का राज्य है और पहाड़ में अगर इस तरह की दुर्दशाएं हों तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। और पहाड़ का व्यक्ति यदि दिल्ली, मुंबई 5-7 हज़ार रुपये का रोजगार के लिए जा रहा है तो ये हमारी फेलियर है, ये यहाँ के जनप्रतिनिधियों की फेलियर है, वो चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है, ये हम लोगों का फेलियर है। हम लोगों को, अपने युवाओं को और अपने बेरोजगार युवा साथियों को यदि अपने क्षेत्र से लगाव बढ़ाना है तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि भैया आपको इनके लिए रोजगार स्पोर्ट पे कराने होंगे। और हमारा इतना सुंदर क्षेत्र, चाहे हम होम स्टे योजना को किस तरह से और बेहतरीन रूप दे दें। मैं आपको बता देना चाहता हूँ गैरोला जी, पर्यटन की दृष्टि से अगर हमारा क्षेत्र अच्छा है तो उसके लिए हमारी कुछ चीज़ें ठीक करनी होंगी। सरकारी तंत्रों में दिक्कतें हैं, सरकारी तंत्रों में इतनी दिक्कतें हैं कि अगर 1 लाख रुपये का लोन लेना है तो बैंक उसको परेशान कर रहा है, और बैंक इतना परेशान कर रहा है कि वो 1 लाख रुपये के लोन में उसके 20-25 हज़ार रुपये खर्च हो जा रहे हैं, तब भी लोन नहीं हो रहा है। और ये बात क्या प्रदेश के मुखिया को भी मालूम है, और जो जनपद में मुखिया जिला अधिकारी होते हैं उनको भी मालूम है, नेताओं को भी मालूम है, जो नेतागिरी कर रहे हैं जनप्रतिनिधि उनको मालूम है, फिर भी इन चीज़ों को हम ठीक नहीं करा पा रहे हैं। तो मेरा ये रहेगा कि निकट भविष्य में जिसकी भी सरकार हो और हम लोग जिस सरकार में भी होंगे, हमारा अपना एक प्रयास रहेगा कि हम लोग पहला काम ये करें कि हमें युवाओं को यदि हम रोजगार से जोड़ रहे हैं तो जिस लिंक से हम उन्हें जोड़ रहे हैं, हम अगर बैंक के लिंक से जोड़ रहे हैं तो बैंक को बताना पड़ेगा कि आसानी से उनको रोजगार उपलब्ध होना है, तो आप उनको आसानी से धन उपलब्ध कराएं। जब हम इन व्यवस्थाओं को बनाएंगे तो हम रोजगार में हमारा युवा इंटरेस्टेड रहेगा, पलायन की तरफ नहीं भागेगा। तो ये व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्तियों की है। अगर हम कहेंगे कि ग्राम प्रधान ठीक कर दे बैंक वाले को, तो नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको ठीक करने के लिए हमारे वित्तीय फाइनेंस मिनिस्टर होंगे जो तत्कालीन, उनको उस समय के जो होंगे, और आने वाले जो चीफ मिनिस्टर होंगे, इन सबको इतनी बड़ी कि बैंक को किस तरह से हम आम के लिए सरल बनाएं, और अन्य योजनाओं के लिए भी, अन्य चीज़ों को लेकर भी। क्योंकि मैं अभी बता देना चाहता हूँ, अभी गोरादेव आपके माध्यम से बता दी, गोरादेवी कन्या धन योजना का मसला है। आपने जो जियो किया है, 17 वालों को लाभ मिल रहा, 18 वाले वंचित हो गए हैं, कुछ लोग पीछे छूट गए हैं। उनमें भी इतनी प्रक्रिया कर दी है, बैंक उसमें भी परेशान कर रहा है, बहुत परेशान हो रखी हैं बालिकाएं। तो मेरा आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकारों तक की बात जाए कि आप चीज़ें कर रहे हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंट ठीक नहीं हो रहा नीचे, और उसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। क्योंकि आपके द्वारा, क्योंकि कहते थे कि ऊपर से आई हुई चीज़ को अगर नीचे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है
तो इसका नुकसान सरकारों को होगा। और मैं खुद, क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो पे रहकर काम करता हूँ पब्लिक के लिए, मैं देखता हूँ, मैं युवा मेरे पास आता है, बहनें आती हैं, बोलती हैं हमारा अकाउंट्स वहाँ पर दिक्कत आ रही है, बैंक वाला उसको नहीं कर रहा है, 2017 का लिया जा रहा है, 18 का क्यों नहीं लिया जा रहा है। बात भी सही है, उन लड़कियों का क्या दोष है जिन्होंने 18 में, अब फिर अविवाहित, आज कह रहे हैं अविवाहित प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट दे दो। जिस लड़की ने आज 5 साल में शादी कर ली हो, कहाँ से, लेकिन दोष क्या है उसका कोई दोष नहीं, उस बेचारी की कोई गलती नहीं है, उसके बावजूद भी उसको वो पैसा नहीं मिल रहा है। तो सरकारों को ये छोटी छोटी कमियां हैं, इन्हें ठीक कराना चाहिए, और उससे हमारे जो युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं, हमारी बहनें हैं, उनके जीवन को प्रभावित हो रहा है इससे। तो इस तरफ हमें ज़्यादातर सोचना होगा। राष्ट्रीय दल की बात करें तो बारी बारी से राज किया है कांग्रेस ने, बीजेपी ने, लेकिन खासतौर से जिस विधानसभा में हम इस वक्त हैं उसकी बात करें तो वहाँ निर्दलीय की बात रही है। और इस वक्त भी अगर हम देखें तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अगर सबसे टक्कर में मान रहा है तो निर्दलीय प्रत्याशी को मान रहा है, यानी आपको टक्कर में मान रहा है। यानी जो सिस्टम की फिलर की बात आपने कही है, जो चीज़ इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए वो लोग धरातल पर पहुँच नहीं पा रही हैं, ये सिस्टम की कमी है या लोगों का विश्वास नहीं बन पाया या उन तक योजनाएं पहुँच नहीं पाती राष्ट्रीय दलों की? मेरा ये कहना है कि बेसिक चीज़ है और इसको आप सबको जानना जरूरी है, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी जानना जरूरी है। देखो, ग्राम सभा के प्रधान से क्या उम्मीद है गांव की, उस उम्मीद से ही लोग अपना वोट करते हैं। जिला पंचायत से क्या उम्मीद है, उसी उम्मीद से लोग वोट करते हैं। विधायक से क्या उम्मीद है, उस उम्मीद से लोग वोट करते हैं। सांसद से क्या रहती है, उस उम्मीद से वोट करते हैं। अब हम लोग क्या कहेंगे कि अब मैं देखता हूँ लोग राम मंदिर हमने बनाया, ये स्टाइल से वोट मांगेंगे विधायक का तो हारेंगे भाई चुनो, और क्या करेंगे विधायक से। तो क्योंकि राम मंदिर बनाने का इशू एक नेशनल इशू रहा है, उसमें प्रधानमंत्री जी ने अपना एक एक्शन लिया है, न्यायालय ने अपना एक तरीका से उसको चीज़ किया है। आज राम मंदिर का निर्माण, जैसे पूरे हिंदुस्तान उसमें सहयोग में खड़ा है। और आज हम कहते हैं धारा 370 हटी है, तो अगर आज कोई जोगत में जाके इन बातों को बोल रहा है या बिस्टपट्टी में जाकर इन बातों को बोल रहे, तो वो तो बोलेंगे ना भाई कि विधायक जी वो निधि का क्या रहा, वो विधायक निधि का क्या रहा साहब, ठीक है राम मंदिर है उसमें चंदा हमने भी दिया है या चीज़ है, तो हमारा मोटिव क्या है, हमने वोट हमने क्यों डाला है, वो पब्लिक को पता है। इसीलिए काम तमाम हो रहा है, और कोई वजह नहीं है। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि आने वाला जो चुनाव 2022 का जो हमारा विधानसभा चुनाव है वो बड़ा ज़बरदस्त परिवर्तन करने वाला है, और कई लोगों को इसका अब आनंद भी आने वाला है, और कई लोगों को बहुत लंबे समय तक इस पर सोचना भी होगा कि वास्तव में हम लोग सिर्फ नेशनल इश्यूज़ को ग्रामीण इश्यूओं से जोड़ेंगे तो ये सही नहीं है। हमारे ग्रामीण इशू हैं, नेशनल इशू नेशनल इशू है। यमुनोत्री ने हमेशा अब तक जिस तरह से अपना वोट दिया है उसके कुछ फायदे भी रहे हैं, कुछ नुकसान रहे हैं, उनको उम्मीदें रही हैं कुछ होगा, और कुछ चीज़ों में नुकसान भी होगा क्योंकि एक दल विशेष या एक योजनाओं से नहीं जुड़ पाया तो उनका कुछ न कुछ खामियां भी रही होंगी उसमें। तो अब किस तरह से उनको कहेंगे कि इस बार के चुनाव के बाद वो कमियां नहीं रहेंगी, जो लोगों को विश्वास था वो बन जाएगा और एक दिशा में चलेंगे, और जो योजनाएं या जो पहुँचनी चाहिए विकास की योजनाएं जो धरातल पर पहुँचनी चाहिए वो पहुँच पाएंगे। अंतिम रूप से किस तरह से कमेंट करूँ? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यमुनोत्री विधानसभा में हमारा सबसे पहला काम ये रहेगा कि जो गांव में बसा हुआ गरीब परिवार, उसके पास बीपीएल कार्ड हो चाहे ना हो, क्योंकि मैंने देखा है आदमी गरीब है लेकिन उसको बीपीएल कार्ड नहीं मिला हुआ है, उसको एपीएल के दर्जे में रखा हुआ है। लेकिन उसकी स्थिति क्या है ये दीपक बिजलवान भी जानता है और अन्य लोग भी इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन उस पर कोई कदम नहीं उठाया गया है। मैं आज कहना चाहता हूं कि मेरा पहला काम यही रहेगा कि मैं उन परिवारों के आर्थिक स्थितियों को किस तरह से इतनी मजबूत बना दूं कि वो अपने बच्चों का लालन पालन और उनकी एजुकेशन की तरफ ज़्यादा परेशानियों में ना रहें, उन्हें आसानी से कर सकें। इसके लिए क्या नीति बनाई जा सकती है, हम अपने विधायक निधि के माध्यम से इन नीतियों को बनाने का काम करेंगे। जिस परिवार के पास आज आवास नहीं है, कईयों को प्रधानमंत्री आवास योजना से भी आवास नहीं मिला है, ये गांव में 2 ही आवास मिले हैं, लेकिन वहाँ 18 आवास की और ज़रूरत थी, उन्हें विधायक निधि के द्वारा किस तरह से बनाया जाएगा उस पर काम किया जाएगा। हमारे गांव में एक बहुत लंबे समय से एक पुल है जो टूटने की कगार पे है, उसे ठीक करना है। मतलब ग्रामीण गांव के लिए काम करना है, और गांव में बसता है ये राज्य, ये प्रदेश, ये देश। और मेरा पहला काम यही है कि गांव में बसा हुआ गरीब, गांव में बसी हुई हमारी वो बहन, हमारी माँ, जिसकी दीपक से उम्मीद है
कि दीपक कल बनेगा तो दीपक हमारे छत को डाल सकता है, दीपक अगर बनेगा तो हमारा बच्चा अगर कुछ करना चाहता है तो दीपक वहाँ ज़रूर मदद करेगा। दीपक का काम इस तरह का है, क्योंकि मैं जानता हूँ विकास एक सतत प्रक्रिया है। किसी ज़माने में मतलब अगर हिंदुस्तान में सुई भी नहीं बनती थी तो आज तो जहाज़ तक उड़ रहे हैं। सतत प्रक्रिया वो बनेंगी, लेकिन हमारा जो आवाम जो मुझे इस हैसियत के लायक बनाता है, मुझे इस पद तक भेजता है, मुझे उसके लिए क्या काम करना है, और मैं उसमें ही विश्वास रखता हूँ कि भैया मैं अपने लोगों को किस तरह से सेटिस्फिक्शन करूं कि उनके जीवन में मूलभूत परिवर्तन लाऊं, मैं उस तरफ ज़्यादा फोकस करूंगा और वही मेरा विकास है और उसी तरह मैं काम करता रहूंगा। उसके लिए जिसको जो कहना है, जो करना है, करते आए हैं, करते रहें, मुझे इस तरफ ध्यान देना है। युवाओं की मजबूती कैसे हो, मेरी बहनों की मजबूती कैसे हो, गाँव के गरीब की मजबूती कैसी हो, इस तरफ दीपक का ध्यान रहेगा। बिल्कुल। ज़्यादा एक सवाल फिर से जरूरी समझता हूँ मैं, हर आदमी जो पूरी विधानसभा में एक चर्चा जब चल रही है बराबर, ये चल रही है कि जो भी आपके पास आता है आप उसकी मदद कर रहे हैं, जो भी आ रहा है आपको कहीं ना कहीं से उसको कुछ ना कुछ उसकी जो समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। लोग चर्चा ही कर रहे हैं कि इतना हो कैसे रहा है। मैं एक बात बताऊं आपको कि दिल होना चाहिए साहब। यदि दिल बड़ा है तो सब चीज़ों के रास्ते बड़े आसानी से निकल जाते हैं। मेरे गांव का गरीब मुझसे ना फैक्ट्री मांगता है, ना गाड़ी मांगता है, ना बहुत बड़ा मकान मांगता है, बहुत छोटी समस्याएं हैं। दरअसल ये सुनना ही नहीं चाहते उनकी समस्याओं को, ये उन तक समझना ही नहीं चाहते हैं। उनकी कमियों, उस बेचारे किस कमी के अभाव में आ रहे हैं ये जानना ही नहीं चाहते हैं। ज़रा जानिए ना, तुम भी कर सकते थे। लेकिन जब अपना होटल बनाने में व्यस्त हैं, अपने लिए ही सब कुछ संसाधन जुटाने में व्यस्त हैं और इनको सिर्फ काल रात्रि में मिलने की तैयारी करते हो तो भेंती नहीं बनेगी तो क्या बनेगी। इस बार इनकी नमती बजने वाली है और बढ़िया नमती बजने वाली है। मेरे यमुनोत्री का गरीब, मेरे यमुनोत्री का युवा, मेरी माँ, मेरी बहन पूरी तरह से तैयारी में है कि दीपक का निशान क्या है, हम बटन दबाने आ रहे हैं और ये तय है। चले तो हम यमुनोत्री विधानसभा में बात कर रहे थे दीपक बिजवाण, जो वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और लगातार राजनीति में एक के बाद एक मंजिलों को छूते हुए आगे बढ़ने का सफर पर अपना जारी रखे हुए हैं। तो शुक्रिया दीपक जी। नमस्कार, धन्यवाद।